हाँ गाइस, तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लैब पढ़ रहे थे। इट मीन्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ रहे थे ना। इसमें हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना, है ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देंगे, इट मीन्स कि 1 to 15 डेज, है ना। इसमें क्या करती है आरबीआई, लोन देती है। किसको देती है? लोन मिलने के लिए आप आरबीआई क्या देती है, सिक्योरिटीज लेकर के किसी भी बैंक को क्या देती है, मनी देती है। सिक्योरिटी लेकर के आरबीआई जितनी भी, मान लीजिए कि किसी बैंक को अगर 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उसके बदले कोई ना कोई ऐसी सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि यह सिक्योरिटीज अगर वो बैंक नहीं लेगी तो उसको मैं खरीदूंगा। तो आरबीआई वैसे सिक्योरिटीज को लेकर के क्या करती है, मतलब आप कह सकते हो कि लोन देती है बैंक को भी एक टाइप से। कौन देती है? आरबीआई देती है। किसके अंतर्गत देती है? लैब के अंतर्गत देती है। क्यों देती है? शॉर्ट टर्म के लिए देती है, ताकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें मनी का सर्कुलेशन बना रहे, फ्लो ऑफ मनी जो है वो रेगुलर रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लैब के अंतर्गत हमने दो चीजों को जाना, एक जाना रेपो रेट और दूसरा जाना रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रेपो रेट में क्या है, रेपो रेट में क्या है, रेपो रेट मतलब होता है रेपो दर, है ना। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो रेपो दर। अब ये किसको कहते हैं? तो इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई, वह इंटरेस्ट रेट, वह ब्याज का रेट जिसपे आरबीआई क्या करती है, प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द बैंक। मतलब वह रेट, वह इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई क्या करती है, बैंक को लिक्विडिटी देती है ओवरनाइट का, यहाँ पे मतलब होता है 1 to 15 डेज, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए मनी देती है, ठीक है ना। अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, वह सिक्योरिटीज, वह संपत्ति जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होती है। इट मीन्स कि अगर बैंक करप्ट हो जाती है, अगर बैंक आरबीआई को पैसा रिटर्न नहीं करती है, तो क्या करेगी आरबीआई, उसकी उस सिक्योरिटीज को बेच करके उसने जो मनी दिए है बैंक को, उसको वापस अपने पास मनी को ले आएगी, है ना। इसलिए क्या करती है, हर एक बैंक को लोन देने से पहले आरबीआई कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज उस बैंक की जमा करवा लेती है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो ये रेपो रेट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसको लाया गया है बैंक के फॉर्म में। बैंक के फॉर्म कहने से मतलब कि क्वांटिटेटिव जो सिस्टम है उसमें इसको क्यों डाला गया है, तो इसको इसलिए डाला गया है ताकि ये क्या करे, लिक्विडिटी को कंट्रोल करे, मनी में, सॉरी मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में या तो ओवरफ्लो ना हो जाए या फिर स्कार्सिटी ना हो जाए। इट मीन्स कि या तो मतलब एकदम तबाही ना हो जाए कि इतनी सारी पैसा है कि अब मार्केट में वस्तु जो है वो जो 5 रुपए की वस्तु है 5000 में मिल रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज की यूज करती है। सिक्योरिटीज में क्या कर रही है, तो वो अपने टूल्स यानी कि रेपो रेट को यूज कर रही है। तो रेपो रेट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है कि लिक्विडिटी को इंडियन इकोनॉमी में, जो मान लो कि इंडियन इकोनॉमी जो आरबीआई के रिगार्डिंग कहीं भी कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसमें क्या करना है इसको, तो इसको करना है लिक्विडिटी को कंट्रोल। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव है इसके, तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी तो बैंक क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ा देती है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि बैंक अगर किसी से लोन महंगा लेगी, किसी से पैसे अगर रेट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगी, तो वो क्या करेगी, उसके यहाँ जो भी कस्टमर जाएंगे एज ए लोन लाने, उनको क्या करेंगे, अधिक इंटरेस्ट लेकर के पैसे को देंगे, है ना। तो रेपो रेट एक टूल है जो कि क्या करती है, इंडियन इकोनॉमी में मनी के फ्लो को सर्कुलेट करती है। अब हम लोग थोड़ा सा रेपो का अर्थ जान लेते हैं कि क्या मतलब होता है रेपो का। रेपो से री मतलब दोबारा परचेज करना, है ना, दोबारा लेना। पी से परचेज
मतलब कि जो भी सिक्योरिटीज हमने एज अ सिक्योरिटीज बैंक ने जमा कर रखी है उसको क्या करेगी, रीपर्चेज करेगी, है ना। और ओसे ऑप्शन मतलब दोबारा परचेज करने के लिए जो ऑप्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेपो। और इसके लिए क्या करती है आरबीआई, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी रखती है, यही क्या कहलाती है, रेपो कहलाती है ना। तो हम अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रेपो और बैंक के कंसेप्ट में समझ लेते हैं कि रेपो को बैंक कैसे ऑर्गेनाइज करती है, कैसे वो आरबीआई के लिए एक टूल्स के रूप में काम करती है, कैसे वो मनी मार्केट में फ्लो को सर्कुलेट करने के रूप में काम करती है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेपो को समझते हैं कि रेपो क्या है और कैसे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्क करती है। आई थिंक कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा किसको समझ लेते हैं, तो हम लोग रेपो रेट को समझ लेते हैं। व्हाट इज रेपो रेट रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, है ना। ये आप सपोज करो कि ये हमारी आरबीआई है, ठीक है, ये हमारी आरबीआई हो गई। ये कोई भी कंसर्न का बैंक हो गया, बैंक में हमने मान लिया कि आप मान लो कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये मान लीजिए कि हम आप जो भी हैं वो लोन लेने जाने वाले व्यक्ति हैं। क्या करती है आरबीआई, यहाँ से पैसा आरबीआई से निकला, कहाँ गया, बैंक के पास, है ना। तो हम इसके कंसर्न में रेपो रेट को समझते हैं कि रेपो रेट यहाँ पे कैसे वर्क करती है ना। मान लो कि आरबीआई से ये सेंट्रल बैंक जो है सीबीआई ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको मान लो कि 1000 करोड़ रुपीस की जरूरत थी, ठीक है ना। तो ये कहाँ गया, ये गया आरबीआई के पास कि हमें 1000 रुपीस की जरूरत है ना। फिर इसने क्या किया, आरबीआई ने इनको बोला कि ठीक है हम आपको पैसे देंगे, लेकिन पैसे के बदले आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, वो आप हमारे यहाँ ला करके जमा करो कि इनकेस अगर आप उसको नहीं चुका पाओ तो उसको बेच करके हम क्या करेंगे, अपने पैसे को रिकवर करेंगे। तो क्या करेगी बैंक, अपनी कोई भी सिक्योरिटीज, जैसे हमने रीपर्चेज ऑप्शन पढ़ा है रेपो का, कि मतलब आप अगर वो पैसा आरबीआई को, जैसे मान लो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपीज लिया, तो वो 1000 अगर वापस कर देती है आरबीआई को, तो एज सिक्योरिटीज वो आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के जो भी सिक्योरिटीज को रखा था उसको क्या कर देगी, वापस कर देगी। तो आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटीज रख लिया 1000 करोड़ के बदले कि आप हमको अगर आप बैंक हो, अगर आप मुझे रिटर्न करोगे तो आपको क्या करेंगे, हम आपका सिक्योरिटीज वापस कर देंगे, ठीक है। फिर ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जिस भी रेट में लिया होगा उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट हाई करके किसको देगा, लोन देगा, किसको, पब्लिक को, जो भी पब्लिक लोन लेने जाएगी उसको देगी, है ना। तो हम थोड़ा सा इसके कंसर्न में समझ लेते हैं कि अगर आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। अगर आरबीआई क्या करेगी, अपना रेपो रेट जो है वो इंक्रीज कर देगी तो क्या होगा, अगर ये इंक्रीज करेगी तो इसके कंसर्न में बैंक कम पैसा लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेपो रेट जो हो गया वो महंगा लेगा। पहले 1000 की इसकी जरूरत थी, अभी भी 1000 की है, पढ़िए इतना पैसा नहीं लेगा, सोचेगा कि नहीं इतना महंगा है, तो क्या करेगा 500 करोड़ ले लिया, ठीक है ना। अब ये 500 करोड़ लेकर के अपने यहाँ आया, फिर यहाँ से क्या करेगा, जो लोन लेने वाला पीपल आएगा उसको क्या करेगा, उसको भी और रेट महंगा करके देगा, रेपो रेट महंगा करके देगा, क्योंकि इसने क्या किया है, महंगा लोन, महंगा आरबीआई से लोन लिया है ना। तो फिर यहाँ से ये क्या करेगा, महंगा करके देगा। तो यहाँ जो पब्लिक होगी वो क्या करेगी, वो भी कहेगी कि नहीं बहुत ज्यादा रेट हो गया है, तो वो भी क्या करेगी, कम से कम लोन लेगी। इट मीन्स कि क्या, मार्केट में मनी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, हमने समझा कि अगर आरबीआई अपना रेपो रेट अधिक करके देगी, इंक्रीज कर देगी, तो क्या होगा, जिन सेंट्रल बैंक को 1000 करोड़ की रुपीस की जरूरत थी वो क्या करेगा, 500 करोड़ मनी लेगा। क्यों, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है पहले के अपेक्षा, है ना। तो वो क्या करेगा, कम लेगा, और कम लेकर के ये मार्केट में पहुंचेगा, तो यहाँ पे लोन लेने वाले भी महंगे इंटरेस्ट रेट होने के कारण कम लोन लेंगे। इट मीन्स कि इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें क्या होगा, मनी का फ्लो कम
होगा, है ना, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया है। ठीक है, अगर हम इसी को थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सपोज करो कि आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, है ना, डिक्रीज कर दिया, है ना, तो क्या करेगी, जो सेंट्रल बैंक पहले आरबीआई से 1000 करोड़ रुपीस की डिमांड कर रही थी, वो सोचेगी कि चलो इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है तो वो 1500 करोड़ लेगी। क्या करेगी, पैसा बढ़ा देगी कि चलो ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। अब ये 1500 करोड़ लेकर के पहुंचेगी कहाँ, बैंक में पहुंचेगी, अपने सेंट्रल बैंक में पहुंचेगी। उसके बाद यहाँ से क्या करेगी ये, अब यहाँ पे पब्लिक जो लोन लेने जा रही है उसको भी इंटरेस्ट रेट कम करके देगी, क्योंकि उसने यहाँ से कम परचेज किया है, कम इंटरेस्ट रेट पे लाया है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ भी कम इंटरेस्ट रेट लेगा और लोन किसको देगी, पब्लिक को देगी। तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक भी सोचेगी चलो इंटरेस्ट रेट तो क्या है, कम है, तो हम भी क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लोन ले लेते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों में इसको एक्सपेंस करेंगे। यानी कि मार्केट में जो पैसा का फ्लो है, मनी का फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये आरबीआई का जो रेपो रेट है ये एक टूल्स के रूप में काम कर रही है। कैसे, इंडियन इकोनॉमी में पैसा को लाने और ले जाने का, है ना। अगर मान लो कि आरबीआई अगर महंगा करेगी इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट महंगा करेगी, तो हमारा बैंक क्या करेगा, कम लेगा, और यहाँ से लेकर के ये इंडियन इकोनॉमी जो मार्केट में पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जहाँ से पब्लिक लोन लेती है, तो क्या करेगी, वो भी लोन कम लेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा। मतलब आपने समझा कि क्या हो गया, ये एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा है, एक टूल के रूप में काम कर रहा है। कैसे? तो ऐसे कि मार्केट में जो हमारी आरबीआई है ये इसी पर डिसाइड करती है कि आप मार्केट में फ्लो अगर ज़्यादा हो गया है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो बैंक का। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक क्या करेगी, तो बैंक करेगी कि लोन महंगा देगी, और लोन महंगा देगी तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में मार्केट का जो इंडियन इकोनॉमी है वहाँ पे मनी का फ्लो, सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो रेपो रेट है क्या कर रहा है, एक टूल्स के रूप में काम कर रहा है। कैसे? आरबीआई से लेकर के बैंक तक आने में, बैंक से आकर के पब्लिक के पास आने में, है ना। तो आप एक बार इस चीज को समझो कि कैसे ये वर्क कर रही है। तो अब हम देखते हैं क्या कि अगर रेपो रेट कम होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर रेपो रेट अधिक होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बैंक रेट में, लिक्विडिटी में, है ना, इन सारे चीज़ों में क्या क्या इफेक्ट आती है। ठीक है ना। अगर रेपो रेट हमारा इंक्रीज करता है, इट मीन्स बढ़ जाता है, तो बैंक रेट के कंसर्न में पढ़ेंगे तो बैंक रेट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा तो बैंक रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस, यानी कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। फिर हम सेकेंड अगर पढ़े लिक्विडिटी के कंसर्न में, तो लिक्विडिटी अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, तो लिक्विडिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमने देखा ना कि अगर मार्केट में अगर आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट बढ़ा देगी, तो लोन लेने वाले जो बैंक है वो क्या करेंगे, कम से कम लोन लेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ता है। और उसके बाद जो वो बैंक है वो क्या करेगी, इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लोन लेने वाले पब्लिक है उन पे भी मोर देन इंटरेस्ट रेट लगाएगी, तो क्या होगा, वो लोग भी कम से कम लोन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो अगर लिक्विडिटी रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो हमारी जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर रेपो रेट रिड्यूस हो जाएगा, कम करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा, हमने इन चीज़ों को डिटेल से किया है ना, कि अगर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा कैसे, अगर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा रेपो रेट, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा कम आएगा, और कम आएगा तो क्या होगा, रिड्यूस करेगा क्या, लिक्विडिटी मार्केट का, है ना। और अगर जैसे ही रेपो रेट डिक्रीज करेगा, कम होएगा, तो मार्केट में पैसा मोर देन इंक्रीज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। अगर रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, पैसे कम आएंगे, मार्केट में पैसे कम आएंगे, बैंक अधिक से अधिक रेट लेगी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट अधिक लगाएगी, तो अधिक लगाएगी तो पब्लिक क्या करेगी, कम से कम लोन लेगी। तो अगर पैसा ही कम लाएगी तो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट पे भी कम से कम खर्च
करेगी, क्योंकि उनके पास पैसे कम है, क्योंकि उन्होंने कम पैसा लिया है बैंक से। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट मोर देन पे कर रहा है पहले टाइम के अपेक्षा, है ना। इस तरह से अगर रेपो रेट डिक्रीज कर जाए तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बैंक अधिक से अधिक पैसा देगी कम इंटरेस्ट रेट पे, और पब्लिक क्या करेगी, मोर देन पैसा मार्केट में लगाएगी, एक्सपेंडिचर करेगी और इन्वेस्ट करेगी, है ना। फिर अगर हम देख लेते हैं कि अगर रेपो रेट इंक्रीज करता है तो इन्फ्लेशन, यानी आप जिसको बोलचाल की भाषा में महंगाई करते हैं, तो वो महंगाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पैसा मार्केट में कम आएगी तो कम से कम खर्च होंगे। इट मीन्स जो महंगाई है, अगर मान लो कि पैसे ही कम है तो पब्लिक से कम सामान खरीदेगी, तो कम से कम सामान खरीदेगी। इट मीन्स कि मार्केट में, हमने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा है कि अगर मार्केट में अधिक सामान हो, खरीदार कम हो, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, डिक्रीज होता है ना। और जब मार्केट में अगर बैंक रेपो रेट डिक्रीज कर देगी, कम पैसे में बैंक को अगर रेट लगा करके देगी, तो क्या करेगी, बैंक अधिक से अधिक लोन लेगी और ला करके मार्केट में अधिक से अधिक पैसा, इट मीन्स कि बैंक के थ्रू मार्केट में अधिक से अधिक पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये केस कौन से केस में, अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है उस केस में, है ना। और ग्रोथ रेट पे इफेक्ट देख लेते हैं कि ग्रोथ रेट पे, जो हमारी ग्रोथ रेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ती है अगर हमारा रेपो रेट इंक्रीज होता है। तो अगर हमारा रेपो रेट इंक्रीज होता है तो हमारा ग्रोथ रेट भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पैसे कम है तो कम से कम खरीदारी होगी, तो ग्रोथ रेट वैसे भी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और अगर रेपो रेट डिक्रीज करेगा, कम होएगा रेपो रेट, तो क्या होगी, तो हमारा जो है ग्रोथ रेट वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि पैसे लोगों के पास अधिक होंगे तो लोग अधिक से अधिक इन्वेस्ट करेंगे, अधिक से अधिक चीज़ों को खरीदेंगे और अधिक से अधिक मार्केट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, एक्सपेंडिचर पे भी अधिक से अधिक पैसे खर्च करेंगे, है ना, अधिक से अधिक सामान को खरीदेंगे, तो क्या होएगा, ग्रोथ रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो हमने आई थिंक कि रेपो रेट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, मैंने बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और प्रेजेंट टाइम में जो है रेपो रेट, है ना, वो रेपो रेट कितना है प्रेजेंट टाइम में, तो 4% है ना। ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में जरूर से रखना, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं तो उनमें ये पूछा जाता है कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा है कि 2-2 महीने में जो इनका रेट होता है वो बदलते रहता है। तो एट प्रेजेंट 4% है, ठीक है। बट आप करंट से जुड़े रहना इस क्वेश्चन के लिए। और हमने देखा कि रेपो रेट का क्या रोल है हमारे किसमें, क्वांटिटेटिव टूल्स में, कैसे ये वर्क करती है, कैसे इनका वर्क ऑफ फ्लो है। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से आप एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमने आपको पहले ही कहा है कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की जरूरत है। आप जितना से जितना ध्यान दोगे उतने अच्छे से आप इसको कर पाओगे। हमने आज रेपो रेट किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर को पढ़ेंगे, क्या है ये, इस टूल्स का कैसे यूज होता है मार्केट में और कैसे इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई के कंसर्न में इसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा हम बता दें कि रेपो रेट वो रेट जिसपे क्या होती है, आरबीआई क्या करती है, बैंकों को क्या देती है, लोन देती है। किस बेसिस पे, तो उनके जो भी डिवेंचर होते हैं, शेयर्स होते हैं मार्केट में, मतलब गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिस सेट हम बोल सकते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती है, उस सिक्योरिटीज के बदले में आरबीआई बैंकों को क्या देती है, लोन देती है। उस सिक्योरिटीज की गारंटी पे क्या देती है, लोन देती है। तो हमने आई होप कि रेपो रेट को बहुत अच्छे से समझा और आप कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर्स रेपो रेट को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से उन चीज़ों को जानेंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आरबीआई पढ़ा, अभी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ रहे हैं। टूल्स में क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाणात्मक या मात्रात्मक
तरीके बोलते हैं। आप इन चीज़ों को अच्छे से करो। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाओगे मॉनेटरी पॉलिसी को, तो आई थिंक कि आपके माइंड में ये अगर एक बार सेट हो गया तो आप कभी भी इसको अपने माइंड से आउट नहीं कर पाओगे। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। और अगर समझ में आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और कुछ भी अगर लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।